तो लास्ट क्लास जो मैंने करवा दिया था आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लगभग लगभग सारे शेप का मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। लास्ट यही था क्या, लास्ट जो था आपका, हाँ यही था, मतलब एक मैंने सॉलिड स्फीयर के लिए करवा दिया था। कोन भी बताया होगा मैंने आपको, कोन बताया था ना, कितना होता है कोन, 3/10 mr²। कोन कैसा, सॉलिड या हॉलो, सॉलिड, गुड वन। और वही अगर हॉलो रहे तो, चलो एक आइडिया लगा लो, हॉलो होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, है ना। हॉलो का क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉलिड का क्या होता है, कम होता है, ये बात ध्यान रखना। तो कोन का भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कोन का मैंने आपको क्या बताया था सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड कोन, इट इज ऑफ कोर्स I is equals to 3/10 mr²। ये रिजल्ट याद कर लेना, अब इनको प्रूव करके अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो पढ़ने जा रहा है वो पढ़ने जा रहे हैं कुछ थ्योरम, जिसके मदद से आप और भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस, ठीक है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कैसे है सर, एक्सिस के अकॉर्डिंग डिफाइन है, ठीक है। मतलब सर अगर बोले तो इट इज अ मास एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको और ढंग से निकालने के लिए कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे पहला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, समझना ढंग से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी इस तरीके से ना, कोई सा भी एक बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी लाइक दिस, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, पहले तो एक्सिस बना लेना है। तो मैं अगर एक्सिस बनाऊं तो सर एक्स एक्सिस जो है, जो आपका एक्स एक्सिस है वो कहीं इधर की तरफ होगा, जो आपका वाई एक्सिस है वो कहीं ऐसे ऊपर की तरफ होगा। या तो मैं थोड़ा सा ढंग से फील करवाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों, क्या बना रहा हूँ, जेड एक्सिस। तो बच्चों जेड एक्सिस जो होगा वो किधर की तरफ होगा सर, वो अगर ये प्लेन है तो जेड एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस में इधर मान लूंगा, वाई एक्सिस में इधर मान लूंगा, तो जेड एक्सिस क्या होगा, इस प्लेन के नॉर्मल, या तो ऊपर या तो नीचे। इस बात को समझ रहे हो। तो इसको मैंने क्या रखा ना, ये एक प्लेन है, समझ रहे हो बात, वो क्या है, प्लेन है। इसको ये एक प्लेन है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये कोई प्लेन है। और प्लेन से ना इस तरीके से बाहर, बाहर की तरफ क्या है आपका, जेड एक्सिस है। तो बाहर की साइड अपन जेड एक्सिस मान लेते हैं सर, ऐसा ना, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है बच्चों। तो इसके सामने क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, इसके इधर में क्या होगा सर, एक्स एक्सिस होगा, करेक्ट बात है, ठीक है। तो सर इसके सामने मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक डीएम मास रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, क्या रखा हुआ है, कोई सा भी एक डीएम मास रखा हुआ है। तो ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस समझ पा रहे हो तो, इधर ऐसे वाई होगा और इधर की तरफ क्या होगा, एक्स होगा। तो ये वाई एक्सिस से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पर है, और एक्स एक्सिस से ये किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई पर है, करेक्ट बात। तो ये जो जेड एक्सिस है सर आपका, वाह कोई नहीं, मजबूत है ये, हाँ। तो जो जेड एक्सिस है सर, जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर मैं लेता हूं कि सर जेड एक्सिस से ये आर है, तो बड़े आराम से आप लिख सकते हो कि दिस आर विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात आ रही समझ में, है ना। ढंग से दोबारा इमेजिन करो, सर ये डीएम मास का पार्टिकल है, इधर की तरफ क्या है, वाई है, इधर की तरफ क्या है, एक्स है। तो ये वाई से एक्स के डिस्टेंस पर है, एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई पर है, करेक्ट। तो इस यहां से जो जेड एक्सिस जा रहा है उससे कितना होगा, ऐसे सीधा लाइन खींचोगे आर, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात आगे समझ में, करेक्ट। एक ट्राइंगल बन रहा है, आपको अगर मैं ढंग से दिखाऊं तो सर ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये वाई डिस्टेंस पर है, और ये आपका आर है। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये जो आर है, ये आर आपको क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स एक्सिस कितना होगा, मैं इसको निकालना चाह रहा हूं। तो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स एक्सिस कितना होगा बच्चों? सर इंटीग्रेशन dm मास का जो पार्टिकल है आपका और इसका dm मास का पार्टिकल एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस? y है, सर dm इंटू वाई स्क्वायर, करेक्ट। वहीं आप लिखो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू y एक्सिस, y एक्सिस के थ्रू कितना है सर? y एक्सिस, सॉरी इधर y एक्सिस, और ये dm मास y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रख रहा है? x, सर दिस इज ऑफ कोर्स dm इंटू एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं इन जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस क्या लिखोगे सर? dm मास का पार्टिकल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो बड़े आराम से बच्चे कहेंगे सर दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब मैं जरा इसको ओपन करता हूं, दिस आई जेड कम्स आउट dm एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा मैं इसको ओपन करके लिखता हूं, दिस आई जेड कम्स आउट इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर। अब जरा देखिएगा बच्चों, ये जो आई जेड है ये क्या निकल के आ गया सर? dm एक्स स्क्वायर आपका आई वाई है और dm वाई स्क्वायर क्या है आपका? आई एक्स है। मतलब बड़े आराम से आपने एक थ्योरम बना लिया सर, दिस इज आई वाई का आई वाई प्लस आई एक्स। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या मेरी बात आई समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? इसे कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जो जेड एक्सिस वाला है ये क्या होगा? आई वाई और आई एक्स का एडिशन होगा। क्लियर होगी बात? ऐसे थोड़ा चलो, ये तो थोड़ी थ्योरी हो गई है ना, थोड़ा ढंग से फील करने के लिए ना इसको और अच्छे से समझ सकते हो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो एग्जाम्पल देखो जरा, नोट करवाऊंगा पहले थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका बन जाए। तो एग्जाम्पल क्या इसमें एक मान लो मैं निकाल रहा हूँ, क्या निकालने की कोशिश है मेरी निकालने की कोशिश ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अलोंग इट्स डायमीटर। जो एक्सिस है वो क्या है? उसका डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अलोंग इट्स डायमीटर, ठीक है, इसके डायमीटर के अलोंग निकाल रहा हूं, ठीक है, ये निकालना है, सब कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक स्फीयर हो गया, रिंग है, स्फीयर नहीं है रिंग है। ये आपका एक रिंग हो गया, थोड़ा चपटा रिंग है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना थोड़ा, है ना। तो रिंग हो गया ये, इस रिंग के थ्रू मुझे क्या निकालना है? डायमीटर के अलोंग मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात? अब कैसे निकालेंगे सर? सर कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, निकाल तो लेंगे ही। डायमीटर बोले तो सर ये हो जाएगा, मैं इसको आई एक्स ले लेता हूं, ले लिया। डायमीटर में चाहे मैं ये उठाऊं चाहे डायमीटर में ये उठाऊं, दोनों बातें तो सेम है, दोनों बातें क्या है? सेम है। दिस इज आई वाई। डायमीटर आप एक्स उठा लो या वाई उठा लो, दोनों आपको सिमेट्री दिख रहा है, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका? सेम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां लगा रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो मुझे मदद करेगा डायमीटर के अलोंग निकाल लेना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगाएंगे सर? आपने y लिख दिया, आपने x लिख दिया, आप z भी तो लिखो। z क्या होगा सर? z तो सर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब कि सर इस तरीके से जो अंदर की तरफ होगा वो आपका क्या होगा? जेड वाला होगा। अब बड़े आराम से मुझे बता दो, मैं बिल्कुल उसमें नहीं हूं कि तुम्हें याद दिलाऊं कि जेड एक्सिस के थ्रू कितना था, जल्दी बता दो कितना था? एग्जैक्टली सर एम आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू तो हमें पता है, अगर इसका मास m है और रेडियस क्या है? r, तो ये वाली वैल्यू तो हमें पहले से पता है सर, दिस इज एम आर स्क्वायर। अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे सर, दिस आई जेड विल कम्स आउट आई एक्स प्लस आई वाई। कोई दिक्कत नहीं है सर। आई जेड क्या है आपका? सर एम आर स्क्वायर। ये आई एक्स और आई वाई को मैंने लिख दिया 2ix। लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि अलोंग द डायमीटर तो दोनों ही सेम है। तो यहां से आपका आई इन एक्स एक्सिस कितना निकल के आ गया बच्चों? सर एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अलोंग इट्स डायमीटर बड़े आराम से हमने निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर हुआ बात? चलो अब एक तुम करके दिखाओ, एक तुम भी करके दिखाओ। कौन सा? ये तो रिंग हो गया, इसे मैंने कह दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ डिस्क, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, along its diameter, along its diameter, ठीक है। आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर है, एम आर स्क्वायर बाई 4। समझ आ गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो सर ये आपका डिस्क है, डायमीटर क्या होगा सर? सर ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, जो इसमें था सर एक्स और वाई सेम था, इसमें भी क्या होगा सेम, और जेड का तो हमें पता ही है। जेड का क्या है बच्चों, जल्दी बोलो, जेड का क्या है? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई जेड इज ऑफकोर्स सर आई एक्स प्लस आई वाई, एम आर स्क्वायर बाई 2, इधर क्या हो गया सर 2 ix, क्यों? क्योंकि सर आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई है, अलॉन्ग इट्स डायमीटर है, दोनों ही डायमीटर है। सो यहां से आपका निकल के आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब नोट करने के लिए दे दिया जाए, बताओ, एम आर स्क्वायर बाई 4 क्लियर हो गया। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पक्का क्लियर है, थोड़े और सवाल कर लेंगे, ठीक है। एक काम करो, पहले जो यहां तक कराए इसे नोट करो, यहां से नोट करना शुरू करो, फिर थोड़े और सवाल के साथ इसको और समझते हैं। चलिए अगला सवाल, अब एक रेक्टेंगुलर प्लेनर के लिए डिस्कस कर लेते हैं जरा। फॉर रेक्टेंगुलर प्लेनर, ठीक है, लेकिन किसके लिए? अबाउट इट्स, अच्छा इसमें तो बाकी केसेस तो मैंने पहले ही करा दिए है ना, तो लिख ही लो, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हमें ये निकालना है सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और उसके सेंटर ऑफ मास से निकल के जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेन है जिसकी यहां से यहां तक की लेंथ ऑफ कोर्स एल है और यहां से यहां तक की लेंथ ऑफ कोर्स बी है। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो आई जेड होगा, ये आई जेड कितना होगा। चलिए बताइए, ट्राई करिए और बताइए। कभी कभी ना तुम लोग वैसी वाली हालत कर देते हो मेरी। कौन सा वो एक मीम है, क्वेश्चन लिखा, इतने मेहनत से आंसर 2 सेकंड में आ गया, सिट सिट। चलो आई जेड निकाल लेते हैं। आई जेड कैसे निकलेगा? तो सर पहले तो एक्स बना लो, वाई बना लो, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही होगा आपका आई एक्स, ये होगा आपका आई वाई। सर दिस इज आई एक्स, दिस इज आई वाई। अरे पता नहीं है क्या ये वाला कितना होता है? कितना होता है सर? एम एल स्क्वायर बाई 12, करेक्ट। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ कितना होगा ये? अगर मैंने बी लिया है तो एम बी स्क्वायर बाई 12, और ये कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12। तो आई जेड क्या होगा सर? सर आई जेड तो आई एक्स प्लस आई वाई होगा। आई एक्स कितना है सर? एम बी स्क्वायर बाई 12। आई वाई कितना है सर? एम एल स्क्वायर बाई 12। यही तो होगा आई जेड। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। हाँ अब थोड़ा एक और मजेदार चीज उठा लेते हैं अपन। बच्चों एक अपने पे ना एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और इस स्क्वायर प्लेट में मैं एक छोटा सा जादू वाला काम कर देता हूं। चलो ठीक है,
ये अपने पे एक स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेट थोड़ा मैं इसका पहले डायगोनल बना दूं। हाँ अभी ठीक है। तो ये इसका आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो मुझे आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस पे बताना है, वो एक्सिस इस डायगोनल से किसी थीटा एंगल पर है, ठीक है। इस डायगोनल से किसी भी थीटा एंगल पर है, ठीक है। ये बताइए इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। अब बताओ, ईगो पे बात लाते हो सोचोगे तो बता दोगे, लॉजिक देखा इस बार ही मेरा सवाल। अब ये कुछ भी नहीं है, जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा ना कहोगे अच्छा यही करना था बस। देखो कैसे होगा, ये थीटा एंगल पर है, आई कोई दिक्कत नहीं है सर, जरा एक्सटेंड करो इसको, ऐसा ही होगा। इसका दूसरा भाई कौन सा होगा सर, दूसरा भाई भी सर ऐसे ही किसी थीटा एंगल पर ले लेते हैं। ऐसे इसका दूसरा भाई होगा, करेक्ट बात। सोचो सोचो सर, दूसरा भाई ऐसा ही होगा। अगर ये इसके थीटा पर है तो बिल्कुल इस तरीके से थीटा पे ले सकते हैं अपन। अब समझो जरा, अब जेड एक्सिस क्या होगा। अब मैं देखो नाम दे रहा हूं, मैंने इसको नाम दे दिया एक्स और मैंने इसको नाम दे दिया वाई। क्या लॉजिकली सोच के बताओ आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई होगा कि नहीं होगा। सर ऑफ कोर्स होगा सर, आप इधर से काट लो इधर से काट लो, बात तो स्क्वायर है एक, है ना। तो आप और आराम से कह सकते हो सर दिस आई एक्स विल इक्वल्स टू आई वाई, करेक्ट। आपको ये निकालना है। अब मैं बड़े आराम से ना इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। कैसे सर, ये आई एक्स है ये आई वाई है, उससे मुझे क्या जेड वाला तो इसके परपेंडिकुलर होगा, किसी भी थीटा पर रहे उससे मुझे क्या दिक्कत है, जेड वाला इसके परपेंडिकुलर होगा। और वो आई जेड कितना है, एग्जैक्टली exactly। वो कितना है सर, वो तो अभी आपने बताया नहीं, बता दिया मैंने। आई जेड कितना है, अगर मान लो इसकी लेंथ मैंने एल बता दी, रेक्टेंगुलर से स्क्वायर बन गया, है ना। एम बी स्क्वायर बाई 12 एम बी स्क्वायर बाई 12, अगर एल हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 एम एल स्क्वायर बाई 12, तो आई जेड कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, सर ये निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 6, करेक्ट बात। अब क्या करोगे सर, आई जेड विल इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, करेक्ट। तो आई जेड क्या है आपका सर, एम एल स्क्वायर बाई 6, और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो आई एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, ये निकल के आ रही है आपकी एम एल स्क्वायर बाई 12। बात आई बच्चों समझ, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, क्या हिल गया, क्वेश्चन खेल गए, आई बात समझ में। अब चाहे कितने भी थीटा पर रहे, मैं कहने कहा था ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉजिकली सोचो। अब कितने भी थीटा पर हो, इधर घुमा दो उधर घुमा दो, क्या फर्क पड़ता है सर, अपन तो निकाल देंगे। आई बात समझ, क्या आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, नोट कर लीजिए। चलो एक सवाल और उठा लेते हैं, यहीं कर लें क्या, यहां कर लेते हैं, चलो यहां कर लेते हैं। अगेन बच्चों अपने पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, ये छोटा सा स्क्वायर तुम लोगों की दुनिया हिला देगा, ठीक है। और ये स्क्वायर को ना मैं अब कैसे घुमाना चाह रहा हूं, ऐसे घुमाना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों, कैसे घुमाना चाह रहा हूं, इस तरीके से सर, ठीक है। और स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ कैसे, लेंथ क्या है सर, एल है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे घुमाना चाह रहा हूं तो बताओ इस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा। चलिए लगाइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, निकालिए, सोचिए। देखो कैसे करेंगे सर, मुझे इसके अराउंड निकालना है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक ढूंढूंगा कि सर इसके प्लेन में एक और कौन सा होगा। तो सर इसके प्लेन में अगर ये एक इस तरीके से है तो इसके प्लेन में किधर से होगा सर, इसके प्लेन में कैसे होगा,
ये थोड़ा डायगोनली नहीं कट पाया है ना, डायमेंशनली थोड़ा दिक्कत है। चलो, जो इसके प्लेन में होगा वो प्लेन में कैसे होगा? इस तरीके से होगा इसके प्लेन में। समझ में आ रहा है बात? सर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों में से किसी को x मान लो, किसी को y मान लो। ठीक है, ये आपका i है। वैसे मानने की क्या जरूरत है, हमें ये वाली लाइन तो पता ही है। ये कितना निकल के आएगा? ये वाला कितना निकल के आएगा सर? ml स्क्वायर बाई 12 निकल के आएगा। ये तुम थीटा पर रखो या इस तरीके से इंक्लाइन कर दो, निकल के उतना ही आएगा। ml स्क्वायर बाई 12 भी निकल के आएगा। तो ये कितना निकल के आया सर? ये निकल के आया आपका ml स्क्वायर बाई 12। करेक्ट। अब सर इस पॉइंट पे अंदर की तरफ कितना होगा? इस पॉइंट पे अंदर की तरफ कितना होगा सर? ये कैसे निकालेंगे? ये भी आसान है ना, ये भी कैसे निकालोगे? अगेन इसका मैं इस वाले डायग्राम में बता देता हूं। मुझे यहां निकालना अंदर की तरफ, एक सीधा होगा आई वाई, एक ऐसे होगा आई एक्स और आई वाई। क्या ये वैल्यू पता है तुम्हें? और ये वाला अपन ने निकाला था ना, याद करो पिछली क्लास में कितना निकल गया था? ml स्क्वायर बाई 3। अगर ये ml स्क्वायर बाई 3 है तो ये भी कितना था? ml स्क्वायर बाई 3। तो सर ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3, तो iz यहां से कितना निकल के आया था? यहां से आपका iz निकल के आया था 2ml स्क्वायर बाई 3। अब काम आसान हो गया ना? देखो जरा, इसका एक पता है तो ml स्क्वायर बाई 12, इसके बिल्कुल यहां पे जो होगा इनटू द प्लेन वाला वो कितना होगा सर? 2ml स्क्वायर बाई 3। अब लगा दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो सर क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ये i हमें निकालना है, दिस विल इक्वल्स टू 2ml स्क्वायर बाई 3। करेक्ट? आई बात समझ में? अब यहां से i निकाल लो, i कितना होगा? तो 12 है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो 8 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 7ml स्क्वायर बाई 12। आई बात समझ? कितना आ जाएगा? 7ml स्क्वायर बाई 12। एक काम करो तुम लोग, साथ ही साथ ये iz भी नोट कर लेना, iz कैसे आया, ठीक है, और फिर ये भी नोट कर लेना i कैसे आया। ठीक है बच्चों, चलो नोट करो यहां तक। आगे बढ़ेंगे, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझना ढंग से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, इसको भी मैं एक डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा काम आता है कंपेयर टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ज्यादा सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी एक कंटिन्यूअस बॉडी है और इसका जो है ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है। अब बिल्कुल इसके, अच्छा ये मत समझना कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, ये उसमें प्लेन के अलॉन्ग है, सेम प्लेन में है, ठीक है। अब यहां से मैं मान लेता हूं ये जो पार्टिकल है कोई डीएम पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं लेट्स सपोज, लेकिन यहाँ पे मैंने एक डीएम पार्टिकल मान लिया है। और ये जो डीएम पार्टिकल है ये लेट्स सपोज यहां से कहीं x डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि भाई यहां पे मैंने पैरेलली एक और एक्सिस मान ली, पैरेलली एक और एक्सिस मान ली, बिल्कुल ये दोनों ना पैरेलल है आपस में। ये दोनों एक्सिस क्या है आपस में बच्चों? पैरेलल है, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने कहा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने कह दिया d है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही बात है सर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d माइनस एक्स, d माइनस एक्स हो जाएगी। यहां तक बात आ गई सबको समझ में? ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये x है इधर की तरफ y होगा तो ये बात तो सबको क्लियर है सर, ये वाली जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इसको, चलो एक काम करते हैं ना, दोनों को अंदर ले लेते हैं,
तब समझने के लिए हमारे पास ज्यादा आसान रहेगा। दोनों को मैंने क्या कर दिया, या तो बाहर ले लो या तो अंदर ले लो। चलो बाहर ही ले लेते हैं, ये भी ऐसे बाहर है, ठीक है, और इसके पैरेलल भी इस तरीके से बाहर है। समझ गए बात को? ये एक कंटिन्यूअस बॉडी है, मैं एक बॉडी हूँ, ठीक है, और ये दो एक्सिस इस तरीके से बाहर निकले हुए। समझ गए बात को? ठीक है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, सो दिस इज ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ये बात आ रही है सबको समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे अपन फटाफट लिखते हैं क्या होगा आपका। वैसे ट्राई करना चाहोगे थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहोगे, निकालना चाहोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके ही? चलो एक बार थोड़ा ट्राई करो, ट्राई करो, मैं लगाते हो। चलो थोड़ा सा सोचने को कहा है, नहीं लगाना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मत लगाओ। इसका ये आई है, ये मैंने क्या कहा सेंटर ऑफ मास है, ये निकाल लो। अरे ये तो निकाल लोगे, ठीक है, ये कितना आएगा सर? ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन डीएम अंडर रूट में, तो ऑफकोर्स ये बात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये मान लेते हैं क्या है सर, ये कोई आई है, ये मुझे निकालना, इसका भी निकाल के दिखाओ जरा। सर ये आई हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम। सर यहां से इस एक्सिस से इस डीएम तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो बेस है डी माइनस एक्स, और हाइट कितना है वाई, ऐसे वाली कितनी है आगे है, ये हाइट वाई है, और बेस कितना है डीएम माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यही होगा। हालांकि अंडर रूट होगा, अंडर रूट का स्क्वायर होगा, तो वो मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा। अब जरा इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन डीएम डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऑफकोर्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx प्लस का वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा और ढंग से लिखते हैं, दिस आई विल बिकम डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस डीएम, किसी को अगर कहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, डीएम डी स्क्वायर प्लस का 2dm डीएम माइनस का है ना, माइनस का dm 2dx। क्या ये बात आई सबको समझ में? इस पूरी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूं बड़े आराम से? यस सर। अब देखो दिस आई विल बिकम्स इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है बच्चों? सर आई सेंटर ऑफ मास है, मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस डीएम इंटू डी स्क्वायर, डीएम इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और डीएम सारे मास को जोड़े कितना आएगा, जो भी इसका टोटल मास है। लेट सपोज इसका टोटल मास कितना है m, ये कितना निकल के आएगा सर एम डी स्क्वायर, करेक्ट। अब ये वाली जो चीज है डीएम 2dx माइनस का 2d तो मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर डीएम इंटू एक्स है। बच्चों x क्या है? बच्चों x क्या है? कहां के डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस है, और सेंटर ऑफ मास से अगर तुम मास मोमेंट का सम निकालो, अरे डीएम इंटू एक्स क्या है? मास मोमेंट ही तो है, तो सेंटर ऑफ मास से अगर तुम मास मोमेंट का सम निकालो वो कितना आता है? 0। सेंटर ऑफ मास में हमने देख लिया था, तो ये वाली चीज क्या निकल के आ गई? 0। तो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ गया, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। यहां तक नोट करिए, अभी थोड़े और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने मुझे, नोट करो फटाफट। चलो अब आप लोग को मैं टारगेट दे देता हूं, कौन कौन सा आपको निकालना है। सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, ठीक है, रिंग का किस तरीके से निकालना है। लेट सपोज ये आपका एक रिंग है, ये आपका सेंटर ऑफ मास था, तो इसके पैरेलल में है ना, लेट सपोज ये नहीं, गिवन डिस्टेंस, इसका जो मास है वो m है, रेडियस r है, यूनिफॉर्म रिंग है, इसके लिए निकाल के बताओ। दूसरा मुझे बताओ सर्कुलर डिस्क,
ठीक है, सर्कुलर डिस्क कैसा है अगेन, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है और दूसरा आपका ये पैरेलल वाला ये है। ठीक है, ये निकाल के बताओ इसके अलावा। तीसरा तुम मुझे बताओ I4 हॉलो स्फीयर, स्फीयर लिख देता हूं। पहला हॉलो के लिए बताओ, बिल्कुल इसके दूसरा मुझे सॉलिड के लिए बताओ, एक काम करो ऐसे थोड़ा फील कम आता है, स्फीयर बना लो, ये है आपका हॉलो, ये हॉलो स्फीयर है। किसके अलाउंग बताना है तुम्हें, इसके अलाउंग वहीं पर एक सॉलिड स्फीयर है, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है, इसके अलाउंग बताना है तुम्हें। ठीक है, फिर तुम निकाल दो सिलेंडर के लिए, I4 सिलेंडर, इसमें पहला हॉलो के लिए निकालो, पहला आपका ऐसे हॉलो है, इसका भी कैसे निकालोगे, इसके अलावा और दूसरा निकालोगे सॉलिड के लिए, ये भी पूरा ऐसे भरा हुआ है भाई। चलो सबके आंसर फटाफट बताओ कितने कितने होंगे। चलो चलो, रिंग के लिए क्या होगा सर, ये वाली डिस्टेंस अगर रेडियस आर है तो ये वाला रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास का मुझे पता ही है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना आता है बच्चों, सर ये निकल के आता है, अरे बोलो यार, सेंटर ऑफ मास कितना आता है, mr स्क्वायर, सब कंफ्यूज हो गया। mr स्क्वायर ही होता है, अगर इसका निकालना तो इसका क्या होगा सर, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर, करेक्ट बात। इसका कितना आ रहा था बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास कितना आता है, हाँ mr स्क्वायर बाई 2, इसका क्या होगा सर, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस का ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, r ही तो है, तो अगेन mr स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों 3mr स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। वही अब हॉलो के लिए बात करो तो हॉलो का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, हैं 2mr स्क्वायर बाई 3, और ये कितना है mr स्क्वायर है, ये निकालना है, और यहां से आधा का डिस्टेंस कितना होगा r होगा, इसमें क्या करोगे ऐड, mr स्क्वायर ऐड करोगे, कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब बताओ बताओ क्या निकल गया है, 5/3 mr स्क्वायर, करेक्ट। सेम इसके लिए सॉलिड के लिए कितना निकल गया था सेंटर ऑफ मास, 2/5 mr स्क्वायर, तो इसके लिए कितना निकल के आ जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। हाँ भाई, हॉलो के लिए सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आया था, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तो इसके लिए कितना निकल के आ जाएगा 2mr स्क्वायर। वहीं सॉलिड के लिए बताना जरा, mr स्क्वायर बाई 2 होता है सर, अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा इसके लिए 3/2 mr स्क्वायर। यही है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे तुम चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी मैंने निकालना सिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं कुछ अच्छी बातों पे, है ना, तो नोट कर लो, या तो कर लिया नोट, अच्छा तुम लोग तो पहले ही निकाल लिया था, ठीक है।
एक सवाल दे देता हूँ जिससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट मुझे पता चल जाएगा, तुम्हें भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुम्हें कितना आया नहीं आया। सवाल है, मैंने आपको एक सर्कुलर रिंग दिया है, नॉट सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, चलो डिस्क ले लो, सेमी सर्कुलर डिस्क दे दिया, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है बच्चों, ठीक है, और इसका मास जो है m है, रेडियस आपका r है, आपसे कहा जा रहा है फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and to the plane of semicircular disk। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा सर सेंटर ऑफ मास का भी कोई रोल था। ठीक है, बस इतना सा सवाल है, निकालिए जरा। चलो अब इसको समझते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ ये जो सब लिखा हुआ है ना, सेंटर ऑफ मास एंड टू द प्लेन ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, टू द प्लेन है, टू द प्लेन का मतलब क्या होगा, अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ निकालना होगा सर, अंदर की तरफ जो एक्सिस है उसका निकालना है हमें। तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा, जल्दी बताओ। 4/3, 4r/3 पाई, इतना याद नहीं है क्या, 4r/3 पाई। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, ये हमने कर लिया था भाई, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ढंग से कर लिया था। अब यहां से लगा दो सर, I इज इक्वल्स टू I सेंटर ऑफ मास प्लस md²। अब ये जो I है ये हमें पहले से पता है, कितना है सर, mr²/2। I सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, और ये कितना हो जाएगा, md², यानी कि 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। करेक्ट, यही तो डिस्टेंस है, बस अब लिख दो इसको। तो I सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m, ये इधर चला जाएगा ना, mr²/2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, m16r²/9π²। यहां से आप mr² कॉमन ले सकते हो, अंदर बच जाएगा 1/2 माइनस 16/9π²। ठीक है ना, यही तुम्हारा निकल के आ जाएगा। आगे सॉल्व करना है करो, नहीं करना है मत करो, मुझे तो कॉन्सेप्ट से मतलब था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना, फंडा क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों, तुम्हें पता चल गया कि हाँ सेंटर ऑफ मास का भी यूज है ना। तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू भी आपको आना चाहिए, अगर रिजल्ट्स याद है तो काम जल्दी हो जाएगा, नहीं याद है तो निकालना मैंने सिखा रखा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हो, वो निकाल के दिखाऊंगा तो तुम्हें पता ही है कि ये सॉल्यूशन कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। निकालने का तरीका क्या था सर, एक छोटा सा कट मारेंगे, रिंग बन जाएगा, डीएम मास का, वो डीएक्स का रिंग होगा, फिर उसका अपन डीएम निकालेंगे, डीएम कितना होगा, डीएम निकाल करके इंटीग्रेट कर देंगे, dm/r²/dm, उससे सेंटर ऑफ मास निकलेगा। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जैसे निकले उसके बाद फिर तुम ये सारा काम करो, अगर तुम्हें याद है तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कैविटी। ठीक है, कैविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कैविटी। कैविटी का मतलब मैंने पहले बता दिया था, एम्प्टी स्पेस। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में कॉन्सेप्ट कराया था ना कि सेंटर ऑफ मास में निकालने के लिए, वही सेम कॉन्सेप्ट तुम यहाँ अप्लाई कर सकते हो। क्या सिखाया था मैंने, चलो लेट सपोज ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, और इस पे ना एक काम करो, रेक्टेंगुलर मत नहीं लेकर के ना एक सर्कल ही ले लेते हैं।
एक सवाल से उठा लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कैविटी है, ठीक है। इसका जो रेडियस गिवन है, ये रेडियस है आपका r/2 और इस वाले का रेडियस आपको गिवन है r, ठीक है। और इसका जो मास है, मास हमेशा नहीं, मास गिवन नहीं होगा, आपको डेंसिटी गिवन होगा, ठीक है। तो इसका डेंसिटी जो है, लेट सपोज वो क्या है, रो है। बच्चों जैसे हमने उसमें किया था, सिग्मा लिया था, तो अगर इसका पूरा का पूरा सिग्मा है तो हमने इसे क्या मान लिया था, हमने इसे मान लिया था रो माइनस रो डेट इज 0। इसका हमने क्या मान लिया था सर, इसका माइनस करो। मैंने आपको क्या कहा था, इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए पहले क्या करोगे, पहले इस पूरे का निकालो, ठीक है ना। पहले इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ठीक है। ऐड करो किसको, छोटे वाले को, r/2 को। तो कहां से निकालना चाह रहा था मैं, जहां से तुम्हें निकालना है, सेंटर ऑफ मास से निकालना है, मतलब बीच से निकालना है, बीच से निकाल लो। सेंटर ऑफ मास तो नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि कैविटी आ गया है, ठीक है। तो बीच से जैसे अपन निकालना चाह रहे हैं, तो इसका तो यहां से निकाल लो, इसका कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, फिर घुमाओगे तो एक ही जगह से घुमाओगे ना। यहाँ पे जो इसका मास है उसे यहाँ जो डेंसिटी होगा क्या होगा सर, मास बाय वॉल्यूम m अपॉन में 4/3 पाई r/3, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या होगा इसका सर, नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव का m अपॉन में 4/3 पाई r/8, r/8 है ना, r/2 का क्यूब करेंगे तो यही आ जाएगा। बात आई समझ में। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा। आई बात समझ में। तो फटाफट मुझे अब जरा इसका निकाल के बताओ, एक फॉर्मूला लिख करके दिखाओ, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस थोड़ा सा लिख के दिखाओ। ये दोनों के दोनों ये सॉलिड स्फीयर है ना, लो कलर कर दिया इसे, और ये तो कैविटी है, ये खाली स्पेस है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर है। सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम दूसरे वालों को भी मान सकते हो सॉलिड स्फीयर, ताकि तुम्हारे लिए आसान होगा। तो इसे ही मान लेना, ये भी एक सॉलिड है और ये भी एक सॉलिड, ठीक है। चलिए निकालिए जरा। बस वो एक इक्वेशन लिख दो और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे ना, तुम्हें वैल्यू दी होगी, तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। कैसे निकालेंगे सर, दिस आई विल इक्वल्स टू आई ऑफ दिस रो प्लस आई ऑफ दिस नेगेटिव रो, करेक्ट। अब एक सॉलिड स्फीयर का कितना होता है सर, 2/5 mr²। तो 2/5 मास कितना होगा सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, रो इंटू वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r/3, ठीक है। प्लस नेगेटिव वाले के लिए कितना होगा सर, ये हो जाएगा अगेन 2/5 नेगेटिव का माइनस का रो 4/3 पाई r³/8। अच्छा 2/5 mr² होता है, यहाँ मैंने r छोड़ दिया है, थोड़ा जगह चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया r² और यहाँ पे क्या आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से तुम आराम से कैविटी निकाल सकते हो। चलो ये तो मैंने यहां से निकाला। एक काम करो, ऐसी एक इक्वेशन तुम मुझे बना के दिखा दो, किसके लिए, ये पहला हो गया। दूसरा मैं बता रहा हूं कि ये अगेन मेरे पास सॉलिड स्फीयर है और यहां अपन ने एक कैविटी बना दी, सेम है बच्चों, r/2 है, ठीक है। और अब मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं, इसके लिए क्या इक्वेशन होगा बताओ जरा। कुछ नहीं करना है, सेम ही चीज है, आई रो प्लस आई ऑफ माइनस रो, यहां बस कितना हो जाएगा 7/5 mr², पता है ना सर, इतना ही होता है 7/5 mr², ठीक है। तुम्हारा एक डाउट नहीं आया, हाँ हाँ बोलो बोलो। यहाँ 2/5 नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नहीं चलो अभी मैंने ये ब्लैंक छोड़ा है, मुझे पहले बताओ क्यों होगा, यहाँ 2/5 हो गए, यहाँ 7/5 हो गए, बताओ।
यहाँ पे 7/5 होगा पक्का। चलो, और वहां पे दोनों में 7/5 होगा। ठीक है, चलो गुड वन। ठीक है बच्चों, अब आगे कर लेते हैं, मैं आपको टॉर्क करा देता हूँ, पहले यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा टॉर्क सीख लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टॉर्क का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं बच्चों। ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, जो ऐसा सोचो कि सर बड़ा खतरनाक सा चीज है। सिंपल सी बात है, हालांकि हमने इतने सवाल कर लिए हैं, इतनी सारी चीजें कर ली है, तो इसे ऐसा कुछ खास हमें रोल फील नहीं होगा। ठीक है, लाइक ये कंटिन्यूअस बॉडी है बच्चों। ठीक है, और ये इसका रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ से किसी भी कोई भी पूरा का पूरा मान लो पार्टिकल है, ठीक है, वो घूमता है, और घूमने पे इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है आई। अब इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिखना चाह रहा हूँ कि सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस पूरे मास को मैंने एक जगह कंसंट्रेटेड मान लिया। ठीक है, और इसका नाम दे दिया एम, और ये किसी के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इतना सही कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन का। बात आगे सुन, क्या कहा मैंने, सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इस पूरे मास का निकल के आया होगा। ठीक है, वो कुछ भी आई निकल के आया, बस इसी पूरे चीज को मैंने एक पॉइंट मास में कंसीडर कर लिया कि ये एम मास है, और ये किसी डिस्टेंस पर होगा के, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ही निकल के आना चाहिए, सर इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही निकल के आना चाहिए। करेक्ट, यानी आई इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स एम के, तो के इक्वल सॉरी एम के स्क्वायर, तो के इक्वल टू क्या ले सकते हो, अंडर रूट आई बाई। लाइक अगर मैं एक दो चीज उठा लूं, लाइक स्फीयर है ना, तो स्फीयर का क्या होगा बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो क्या बताओगे, पहले तो ये भी तो पूछोगे ना सर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है ना, उसके बाद डिस्कस करोगे ना, ऐसे ही शुरू हो जाओगे। ये बात है। हाँ, कितना होगा बताना वैसे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर उसका क्या है, वही है, सेंटर ऑफ मास ही हो रहा है, क्या होगा, अंडर रूट 2/5, और एम कहाँ गया, एम आर स्क्वायर होता है ना बेटा, एम कैंसिल हो गया। हाँ चलो सही करो, चलो ठीक, आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, इसको आराम से ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, चलो नेक्स्ट इज टॉर्क। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल के आ गए हैं, थोड़ा टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे, क्या होता है टॉर्क। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं टाउ। ठीक है, टाउ है ये, टाउ नहीं है टाउ है, इसको कुछ लोग ताऊ भी कहते हैं, ताऊ नहीं है बेटा, टाउ है। ठीक है, हाँ टाउ। अब ये जो टॉर्क है, इसका मैं पहले तुम्हें एक सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। चलो, लाइक ये कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है ओ पॉइंट, ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट, समझ गए, ओ एक पॉइंट है और पी एक पॉइंट है। पी पॉइंट क्या है, ये है लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेट सपोज कुछ ऐसे में एफ लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से। ओ क्या है, ओ है आपका जिसपे टॉर्क लग रहा है। ठीक है, ओ क्या है, जिसपे टॉर्क लग रहा है, और इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है ना, इसको मैंने कहा ये आर वेक्टर है। इसको मैं थोड़ा आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूं कि ये सर आर वेक्टर की डायरेक्शन। करेक्ट बच्चों, सर ये आर वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल लेट सपोज कुछ थीटा पर बना हुआ है। ढंग से हर एक बात को समझना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये यहां से किसी भी थीटा एंगल पर इस तरीके से बना हुआ है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क
टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट के अलॉन्ग मुझे टॉर्क निकालना है। अब ढंग से सारे कॉन्सेप्ट्स को ना एक बार रिवाइज करो, क्या क्या चीजें होती है। अच्छा, मैं पहले इस चीज को थोड़ा फील दिला देता हूँ। टॉर्क जो है ना कुछ भी नहीं है, एक तरीके से मान सकते हो जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में हमारा जो फोर्स काम करता था, वही रोटेशनल मोशन में कौन काम कर रहा होगा, टॉर्क काम कर रहा होगा। आगे बढ़ने के लिए, ट्रांसलेशन मोशन करने के लिए कौन जिम्मेदार था, फोर्स था। तो रोटेशन करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, टॉर्क होगा। तो दोनों एक दूसरे क्या है, एनालॉग है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी का मतलब क्या था बच्चों, सर ये वाली डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, इस वाली डिस्टेंस का कहीं से कहीं तक कोई मतलब है ना, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ ओरिएंटेशन घुमा दो चलेगा, लेकिन ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है। करेक्ट बात, इतनी याद आ गई सबको, ठीक है। एफ फोर्स लग रहा है, तो इस एफ फोर्स के लगने की वजह से कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं अभी कह रहा हूं कि सर इसकी वजह से ना एक टॉर्क आया होगा, जिसकी वजह से ये रोटेशन स्टार्ट किया होगा। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं पहले तुम्हारे सामने, दैट इज आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, यानी यहां से आप बड़े आराम से लिख सकते हो सर आर एफ का साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इस चीज को थोड़ा फील कराना चाह रहा हूं। आर एफ का साइन थीटा, ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला चलो ऐसे लिख दिया, लेकिन मैं चाहता हूं अपन ना लॉजिकली इस फॉर्मूले को बना दे, लॉजिकली इस चीज को सोच ले। चलो सोचते हैं। सर एफ इधर लग रहा होगा, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, सर एक तो इसके अलोंग होगा, दैट इज एफ का कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज एफ का साइन थीटा। करेक्ट बात। अब मुझे ये बताओ, ये एफ का कॉस थीटा थोड़ा सा भी लॉजिक बना रहा है, क्या ये एफ का कॉस थीटा थोड़ा भी कुछ काम कर पाएगा, सर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, ये डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड है सर, इसका तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। तो रोल किसका है, एफ साइन थीटा का। वेरी गुड, एफ साइन थीटा क्या है, उसके परपेंडिकुलर है सर। अच्छा परपेंडिकुलर है तो क्या करा देगा, क्या करा देगा सर, घुमा देगा, घुमा देगा। तो घुमा, रोटेशन हुआ, रोटेशन हुआ, कौन आया, टॉर्क आया। आई बात समझ में, यानी वो पॉइंट पे क्या लगा, टॉर्क लगा, इस तरीके से घुमाइए। ठीक है, इस तरीके से घुमा। आई बात समझ में, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, सर आप लिख सकते हो कि ये आपका, आपने क्या लिखा था, आर इंटू एफ, तो आर आपका इधर हो गया और एफ आपका ये हो गया। अगेन वही फॉर्मूला बन गया बच्चों, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो मैं चाहूं तो मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूं, सर दिस टाउ, सर दिस टाउ विल इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर। इस आर वेक्टर के जो परपेंडिकुलर होगा वही होगा, उसके अलावा दूसरा अपना इसमें नहीं आएगा। मतलब सर, मतलब अब ये बात तुम्हें क्लियर हो गई। सर जो लाइन ऑफ फोर्स है, या फिर ऐसे कह लो, ये जो लाइन है आर वेक्टर का जो लाइन है, इसके अलावा अगर कोई भी फोर्स होगा तो उस फोर्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो इसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, इसको घुमा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ ऑपरेशन तो यहाँ मना है। ये बॉडी कैसी है, रिजिड है। बात होगी क्लियर, ठीक है सर। तो एक चीज तो मैं ये लिख सकता हूँ, आर एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, एफ साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला तुम ये भी ध्यान रख सकते हो, आर एफ परपेंडिकुलर। दूसरी चीज तुम ऐसे भी सोच सकते हो, सर ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो आर का एक कंपोनेंट एफ की इधर होगा, कौन सा, आर का कॉस थीटा, और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, कौन सा, आर का साइन थीटा। क्योंकि बॉडी कहीं जा नहीं रही है, इसके अलोंग वाला कौन सा, कैंसिल, कुछ होगा नहीं सर, इसके परपेंडिकुलर वाले का रोल होगा। तुम एक फॉर्मूला और लिख सकते हो, दिस टाउ विल एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ये बातें क्लियर है, समझ आए ये सारी चीजें। चलो नोट कर लो इसको, ये है टॉर्क। नोट करने से पहले चलो दो तीन बातें और मैं लिख ही देता हूं। बच्चों ये कैसी क्वांटिटी होगी, सर ये तो वेक्टर ही होगी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी तो होगा। चलो डायरेक्शन भी तो होगा, डायरेक्शन किधर होगा सर, लगा दो कोई सा भी रूल, राइट हैंड रूल लगा दो या स्क्रू रूल लगा दो। ठीक है, लगाते हैं सर। आर एफ है, तो आर पे अपना एक ऐसे पाम रखो और एफ की तरफ इस तरीके से मोड़ो। ठीक है, ऐसे मोड़ो, तो टॉर्क किधर लगेगा सर, टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा
टॉर्क वगैरह एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसको तुम मैथमेटिकली कैसे यूज कर सकते हो? दिक्कत हो जाएगा ना। अगर मान लो मैथमेटिकली तुम्हें यूज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज को मैथ्स में क्या लिखोगे, उसमें नहीं लिख पाएंगे ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनटू द प्लेन आउट टू द प्लेन। समझ गए, इनवर्ड और आउटवर्ड की कहानी। तो ये जो अंगूठा है ये तुम्हारा टॉर्क का डायरेक्शन देगा। तो ये कैसे घूम रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड। आउटवर्ड को कैसे दिखाते हैं बच्चों, सर पॉइंट से। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज होगा यानी कि इस तरीके से, राइट हैंड उठाना है बच्चों, हाँ इस तरीके से, तो क्या होगा बच्चों, इनवर्ड। इनवर्ड, तो इनवर्ड में किस तरीके का साइन, सर इस तरीके का साइन। क्लियर हो गया बात। तो ये तो हो गया तुम्हारा टॉर्क, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है। अगेन ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों इसका, सर न्यूटन मीटर होगा। सर ये तो वर्क का भी होता था, तो क्या वर्क और टॉर्क सेम है, नहीं 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 सेम नहीं है। यूनिट सेम आ गई है लेकिन सेम मत कह देना इसको, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी वही सेम ही आएगा। क्या होगा बच्चों डायमेंशन, ml2, पता नहीं क्या कह रही है, अरे न्यूटन का क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, mlt-2। यहां पे एक l जुड़ गया तो ml2 t-2। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। अब ये सब सिखाना पड़ेगा क्या फिर, तो नोट कर लीजिए टॉर्क को, इतना और डिस्कस करते हैं।